अच्छा जी, नेक्स्ट हमारी थ्योरी आ जाती है डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी सेज दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मैनी कंट्रीज इज ब्लॉक्ड बाय इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन दैट एक्सप्लॉइट्स देम। अब ये थ्योरी कहती है कि बहुत सारी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है बहुत सारे कंट्रीज़ में, वो ब्लॉक किनकी वजह से होती है, उन नेशंस की वजह से जो कि इंडस्ट्रियलाइज हो चुके हैं और वो अपने डिपेंडेंट जो कंट्रीज़ हैं या जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। डिपेंडेंसी थ्योरी ब्लेम्स मोर ये हाँ मोर डेवलप्ड कंट्रीज डेट कंट्रोल और हु वंस कंट्रोल्ड लेस डेवलप्ड कंट्री थ्रू क्लोनलिज्म। डिपेंडेंसी थ्योरी कहती है कि मोर डेवलप्ड कंट्रीज कंट्रोल करते हैं लेस डेवलप्ड कंट्रीज को, जो कि पहले भी क्लोनलिज्म के ज़माने में कंट्रोल करते आए हैं। आर्ग्यूज डेट पॉलिटिकल लिबरेशन फ्रॉम क्लोनलिज्म हैज़ नॉट ट्रांसलेटेड इनटू इकोनॉमिक हेल्थ। आपकी जो एक पॉलिटिकल लिबरेशन है क्लोनलिज्म के ज़माने से, वो अभी तक इकोनॉमिक हेल्थ में नहीं ट्रांसलेट हुई, यानी कि आपको अभी भी इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं मिला लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ को। डिपेंडेंसी थ्योरी इज़ लार्जली एन आउट ग्रोथ ऑफ मार्क्सिज्म। अगेंस्ट वो कार्ल मार्क्स, डिपेंडेंसी थ्योरी जो है टू सम एक्सटेंट वो कार्ल मार्क्स वाली बात करता है। कहीं ना कहीं जिस तरह कार्ल मार्क्स कहता था ना कि कैपिटलिज्म जो है वो एक्सप्लॉइट करती है वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, तो डिपेंडेंसी थ्योरी भी यही एक डिपेंडेंसी थ्योरी का भी मोटिव जो है वो यहीं से निकलता है। वो भी यही कहती है कि जो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज सोसाइटीज़ हैं वो लेस मॉडर्नाइज लेस डेवलप्ड सोसाइटीज़ को या कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो दूसरे लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे अगर हम देखें, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इंडिया है, और इस तरह और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि डिपेंड करते हैं। अब अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री ना, तो हम अमेरिका पे, ब्रिटेन पे डिपेंड करते हैं, या चाइना आज डेवलप्ड कंट्री है, लोग चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। वर्स्टेन्स कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी मॉडल। अब इसके बाद आ जाता है हिज वर्ल्ड कैपिटलिस्ट, ये वॉलरस्टेन ने ये थ्योरी दी थी अबाउट कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी मॉडल की। कोर कंट्रीज़ इसमें कौन कौन से आते हैं? रिच नेशंस डेट फ्यूल दी वर्ल्ड्स इकोनॉमी। कोर कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ हैं जो कि रिच नेशंस हैं, जो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को चला रहे हैं। इसमें ब्रिटिश आ जाता है, इसमें आपका ये देखो नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया आ जाता है आपका। लाइक नहीं, ये इन्होंने कहा है टेक रॉ मटेरियल्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड चैनल देम टू। ये रॉ मटेरियल पूरी दुनिया से लेते हैं और इनको आगे सप्लाई करते हैं। तो रिच नेशंस हमारे रशिया हैं, अमेरिका है, चाइना है। ठीक है। फिर पेरिफेरी कंट्रीज़ हैं, लो इनकम कंट्रीज़ ब्रॉड अबाउट थ्रू क्लोनलिज्म से जो कंट्रीज़ आई हैं जिनके इनकम कम है, सपोर्ट रिच कंट्रीज़ बाय प्रोवाइडिंग इनएक्सपेंसिव लेबर। अब ये रिच कंट्रीज़ को कैसे सपोर्ट करते हैं? ये उन्हें सस्ते में लेबर देते हैं। जैसे आप देखो कीनिया से, दुबई या और जो इस तरह के सूडान है, पाकिस्तान है, और भी इस तरह की कंट्रीज़ हैं जो कि सस्ते में लेबर भेजते हैं, और लार्ज मार्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, यानी कि इधर से बड़े बड़े मार्केट्स में जाके लोग सस्ते में काम कर लेते हैं। ठीक है। सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़ जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, यानी पूरी दुनिया है, मोर पावरफुल देन पेरिफेरीज बट स्टिल डोमिनेटेड इन सम वे बाय द कोर। ये वो कंट्रीज़ हैं, पेरिफेरी कंट्रीज़ तो वो हैं जो बिल्कुल लो इनकम कंट्रीज़ हैं, जो कि जैसे आप देख लो सूडान आ जाता है, या कीनिया आ जाता है, या और जो हैं फ़लस्तीन है, या इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं जो नीचे लाइक जिनकी इनकम लेस है। और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़, हम जो हैं वो सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़ में आते हैं कि हम तो कुछ चीज़ों में पावर हमारे पास है, पर कुछ चीज़ों में हम अभी भी कोर के अंडर ही आते हैं। ठीक है। अब ये क्या है? कोर कंट्रीज़ जो हैं वो हाई प्रॉफिट कंजप्शन गुड्स, कोर कंट्रीज़ जो हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट के कंजप्शन गुड्स बनाते हैं और वो पेरिफेरी कंट्रीज़ को भेजते हैं, यानी उन तक खाना और प्रोडक्शन पहुंचाते हैं। और यानी पेरिफेरी वो हैं जो बिल्कुल लो इनकम कंट्रीज़ हैं, यानी इनको एड भी भेजते हैं कोर कंट्रीज़। और पेरिफेरी कंट्रीज़ जो हैं वो अपने चीप लेबर जो हैं वो कोर को देते हैं, और कोर से ही जो कंजप्शन गुड्स है वो सेमी
सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़ भी लेते हैं और कुछ जो चीप लेबर है वो सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़ भी लेते हैं पेरिफेरी कंट्रीज से। यानी जो सेमी पेरिफेरी है ना वो दोनों के बीच में आ रहा है और वो दोनों से कुछ ना कुछ ले रहा है, ठीक है। अब क्रिटिसिज्म इस थेरी पे क्या आता है, ट्रीट वेल्थ एज अ ज़ीरो सम थेरी। वो ये कहते हैं कि वेल्थ को इसमें ट्रीट किया जाता है कि लाइक जो इसके ऊपर बेसिकली ये बात करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट थेरी है वो जो डिपेंडेंसी थेरी है वो क्रिटिसाइज़ करती है वेल्थ के ऊपर कि जो कैपिटलिस्ट हैं वो पैसे ही को सब कुछ समझते हैं, पर कैपिटलिस्ट ये वाली जो थेरी है ये पैसे को मतलब इन्होंने पैसे के ऊपर को फोकस ही नहीं किया, ठीक है। इन्होंने पैसे को कोई ये नहीं दिखाया कि वेल्थ एक नेगेटिव वो बन रही है कि रिच कंट्रीज एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इन्होंने इसकी कोई बात नहीं की। नो कंट्री इज़ विलिंग ब्लॉक एंड अदर्स फ्रॉम सक्सेस। ये थेरी कहती है कि कोई कंट्री जो है किसी और के सक्सेस को ब्लॉक नहीं कर सकती, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है। इग्नोर कल्चरल इश्यूज डेट अफेक्ट पॉवर्टी। फिर इस थेरी ने कल्चर इश्यूज़ को भी इग्नोर कर दिया जो कि पॉवर्टी को अफेक्ट कर रही है, आपके बहुत सारे कल्चर इश्यूज़। और फिर प्लेसेस ब्लेम ऑन कंट्रीज डेट हैव हेल्प्ड अदर्स, ठीक है। आप ओवरऑल फिर उन कंट्रीज़ को भी ब्लेम कर देते हो जो कि दूसरे कंट्रीज़ को हेल्प कर रही हैं, ठीक है। फिर आता है ग्रोथ एंड डिफ्यूजन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देयर वर इंडस्ट्रियल सेंटर्स बिफोर द लेट 18th सेंचुरी बट इट वाज आइसोलेटेड। मोस्ट इंडस्ट्रियल्स वर कॉटेज इंडस्ट्रीज। अच्छा, अब वो ये कहता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो थे वो अलग होते थे बिल्कुल, सिटीज़ और लिविंग स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग होते थे। डिफरेंट छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती थी जैसे चाइनीज़ सिल्क फैक्ट्री होगी, मेटल वर्कशॉप इन इंडिया हो गई, जो कि बहुत दूर दूर बने होते थे। What is cottage industry? Cottage industries are home-based manufacturers where people manufacture tools and agriculture equipment from their own communities. ये वो इंडस्ट्रीज़ होती थी जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती थी जो कि गांव देहातों में ही बनी होती थी और ये ख़ुद घरों में मैन्युफैक्चर करते थे टूल्स या ऐसी चीज़ें जो कि वो एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ को भेजते थे। द स्टार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अर्ली 18th सेंचुरी से आया। अर्ली फैक्ट्रीज इन ग्रेट ब्रिटेन ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी वर रन बाय वाटर रनिंग डाउन स्लोप्स, ठीक है। ये पहले की इंडस्ट्रीज़ जो थी वो कैसे काम करती थी वो इस तरह की जो इन्होंने ये पिक्चर्स में दिखाई है ना। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन क्या हुई, जेम्स वॉट ने फर्स्ट एफिशिएंट स्टीम इंजन बनाया। पहले जो थी ये वाटर रनिंग डाउन स्लोप, ये इसके थ्रू इंडस्ट्रीज चलती थी। फिर उसने इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन की कि उसने एक स्टीम इंजन बनाया जो कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बड़ा रोल प्ले करता है, 1769 में बनाई गई, ठीक है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज है, लेट 1700 से आना शुरू हो गया, जिसने गुड्स की प्रोडक्शन को चेंज कर दिया ज़्यादा एक मैस प्रोडक्शन फॉर्म में, जो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह बनी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के इफेक्ट्स को हम पहले वो दूसरे वाले नोट्स में भी पढ़ चुके हैं। सोशल चेंज आया उसकी वजह से, इकोनॉमिक चेंज, पॉलिटिकल चेंज, पॉपुलेशन चेंज आया, ठीक है। फिर इंडस्ट्रीज़ अफेक्टेड बाय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ अफेक्ट हुई। आयरन की इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग ज़्यादा बेहतर हो गया, आयरन अब मज़ीद फर्निश्ड वे में प्रोड्यूस होने लगा, कोल में मज़ीद इन्वेंशन, मज़ीद मशीनरी इस्तेमाल होने लगी, ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा बेहतर हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ज़्यादा बेहतर हो गई, केमिकल इंडस्ट्री ज़्यादा बेहतर हो गई, ठीक है। डिफिजन ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मोस्ट ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन से, अब वो ये वही पीछे हमने नोट्स में पढ़ा था कि ग्रेट ब्रिटेन से यूनाइटेड नेशंस ने, बेल्जियम, फ्रांस ने 1700s में जो है बेल्जियम, फ्रांस ने सीखा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को अडॉप्ट किया। फिर यूनाइटेड स्टेट्स में आया और उसके बाद नीदरलैंड्स, रशिया, स्वीडन लेट 1800s में आया। यूनाइटेड स्टेट्स एंटर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आफ्टर बेल्जियम एंड फ्रांस, और मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका और उसके बाद के जो हैं वो मिडल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मिड 20s में आया, ठीक है। जब ऑयल की ज़रूरत लोगों को पड़ी ना तब आया। अच्छा, एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक कोर एंड पेरिफेरीज।
अच्छा, वो ये कहते हैं कि क्यों आपको ये लगता है कि कुछ प्लेसेस इफेक्ट हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन से जबकि कुछ नहीं हुए? लोकेशन थ्योरी कहती है लोकेशनल डिपेंडेंस थ्योरी, ठीक है। लोकेशन थ्योरी क्या कहती है? लोकेशन थ्योरी एक्सप्लेन्स द लोकेशनल पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय आइडेंटिफाइंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस पैटर्न। लोकेशन थ्योरी कहती है कि कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे लोकेशनल पैटर्न्स हैं जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा जल्दी जो हैं वो फर्निश हुई, ठीक है, और इन्फ्लुएंस किया उन्होंने पैटर्न्स को। और कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे अभी तक नहीं हो पाई। अब लोकेशन थ्योरी वही है ना, जहाँ पे अब आप देखो हमने सी पैक्ट जो है वो बलूचिस्तान वाली साइड पे क्योंकि वहाँ पे कोल माइनिंग भी है, ट्रेडिंग का एक पोर्ट बन सकता है, दैट्स वाई वहाँ से शुरू हुआ। इसी तरह जिन कंट्रीज़ में ट्रेडिंग के जो एरियाज़ हैं या जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा थे, वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा जल्दी शुरू हुई ना, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ डेवलप अराउंड नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज के इर्द गिर्द बनी हुई हैं। हमारी भी आप देखो सुई गैस जिसको हम कहते हैं, वो जहाँ से जिस वो मुकाम जिस मतलब लाइक जो एरिया है बेसिकली डेट इज़ चागी ना, अब उस एरिया पे ये इंडस्ट्री बनी हुई है। क्यों? डैम्स जो हैं आपके उस एरिया में ही बने हुए हैं जहाँ से आप फैसिलिटेशन मिल सकती है ना आपको, तो प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ वहीं बनी। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ जैसे ट्रांसपोर्टेशन है या लेस डिपेंडेंट ऑन लोकेशन, ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि किस एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। प्राइमरी जो है वो उस लोकेशन के ऊपर डिपेंड करती हैं क्योंकि वो उधर से आप उठा के कहीं और नहीं ले जा सकते। जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, इसको आप मज़ीद आगे बेहतर से बेहतर बना सकते हो क्योंकि ये एक रिमोट चीज़ है ना, ये एक ही लोकेशन पे तो नहीं रुकने वाली। सेकेंडरी इंडस्ट्री लोकेशन क्या है? इसमें वेरिएबल कॉस्ट है, आपका इसमें कॉस्ट लगता है। जैसे आप देखो अभी एक फ़र्स्ट कराची में जो एक इलेक्ट्रॉनिक जो चलाई गई है बस या फिर ऑरेंज ट्रेन है, ये इनमें आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो डेवलपिंग के लिए ज़रूरी है आपके पास जो है आपके पास वेल्थ होना ज़रूरी है, कॉस्ट क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी आती है। और फिर जितनी ज़्यादा अच्छी आपकी ट्रांसपोर्ट होगी उतना डिस्टेंस आपका कम होता जाएगा। जैसे अभी तुर्की के साथ एक जो ट्रेन निकाली गई है जो कि सामान इधर से उधर पहुंचाने के लिए निकाली गई है, ठीक है। फिर फ्रिक्शन ऑफ डिस्टेंस, कि आपका जितना डिस्टेंस कम होता है उतना ज़्यादा आप मोबिलाइज ईजीली हो पाते हो, ठीक है। अब आता है कोर प्राइम, जैसे अगर हम कहें एक इन्वेंशन ही है ना, अब हमारी ये जो ऑरेंज ट्रेन हो गई या आपके पास इजी टू एक्सेस बसेस हैं या उबर करीम है। अब आप आज से पहले आप बहुत सारी जगहों पे इजीली मोबिलाइज़ नहीं कर सकते थे, अब आप इजीली मोबिलाइज़ कर सकते हैं क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन इजी हुई है। फिर कोर आपके आ जाते हैं प्राइमरी, जो कोर कंट्रीज़ हैं डेवलप्ड रिच कंट्रीज़, वहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ दोनों पाई जाती हैं। सेमी पेरिफेरीज जो हैं जैसे कि मिडल वाले जो कंट्रीज़ हैं उनमें सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा अभी डेवलप हो रही हैं। प्राइमरी उनके पास है जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जिनके पास नहीं है उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है। जैसे अब देखो हम ऑयल या पेट्रोल हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना, इंपोर्ट करते हैं, हाँ इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और पेरिफेरीज़ के पास दोनों नहीं है, ना उनके पास सेकेंडरी इंडस्ट्री अच्छी चल रही है ना उनके पास प्राइमरी इंडस्ट्री अच्छी चल रही है, ठीक है। उसके बाद आता है लीस्ट कॉस्ट थ्योरी। ये कितना रह गया है?